Good morning, dear students. This is Dr. Abhishek Nath, Assistant Professor, Department of Political Science, MLT College, Saharsa, PN Mandal University, Madhepura. Today we are going to talk about paper 16, that is Politics of Bihar for MA Semester 4, 2017-19 batch. Today we will talk about topic 1, that is theoretical framework of state politics in India. स्टेट पॉलिटिक्स इंडिया से मतलब ये है कि हम राज्यों की राजनीति के बारे में बात करना चाह रहे हैं। राज्यों की राजनीति से तात्पर्य यहाँ प्रोविंशियल राजनीति, प्रांतीय राजनीति के बारे में है। जनरली राजनीतिक विज्ञान के स्टूडेंट स्टेट का मतलब कंट्री से लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जब स्टेट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो वो प्रांतीय राजनीति की बात है। जनरली भारत में राज्यों की राजनीति से संबंधित अध्ययन जो है वो ज़्यादा फोकस्ड और एक तरह से कहें तो ज़्यादा उसको महत्वपूर्ण नहीं माना गया है, और उसे मुख्यतः राष्ट्रीय जो राजनीति है उसके रिफ्लेक्शंस के रूप में देखा जाता है। कारण इसके पीछे ये रहा है कि सबसे पहला कारण यह रहा है कि एक जो नेशनलिस्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बाद जो भारत आज़ाद हुआ उसका जो यूफोरिया है वो काफ़ी लंबे समय तक बना रहा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि एक आप जैसा कि हमें पता है कि आज़ादी के बाद से ही एक पार्टी का डोमिनेंस रहा है भारत में, न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी। इसने भी कहीं ना कहीं प्रांतीय राजनीति के अध्ययन को कहीं ना कहीं रोका है। और तीसरा महत्वपूर्ण यह है कि राज्यों के बारे में बात करना ज़्यादातर भारत में ऐसा माना जाता है, शुरुआती दौरों में ऐसा रहा कि वो एंटी नेशनल है। अगर आप राष्ट्रीय राजनीति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं सेसेशनिस्ट या ऐसी किसी बातों पर को आप बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं इन तीनों ही कारणों से, और इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं, तीन सबसे महत्वपूर्ण कारण हैं। राज्यों की राजनीति के बारे में जो हमारा अध्ययन रहा है राजनीति विज्ञानियों का, समाज विज्ञानियों का, वो उस अपेक्षा के अनुपात में नहीं रहा है, जिसके कारण ज़्यादातर जो साइंटिफिक स्टडी है और थियराइजेशन है वो स्टेट पॉलिटिक्स के बारे में काफ़ी कम रहा है। जैसे हम कह सकते हैं कि scientific study and theorization has been suffered from under theorization। इस लेक्चर को तैयार करने के लिए मैंने मुख्य रूप से दो रीडिंग्स का सहारा लिया है, और यही रीडिंग्स आपके लिए रिकमेंडेड भी है, पढ़ने के लिए है। पहली ये सुधा पाई की आर्टिकल है जो कि इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस में छपी थी 1989 में, जिसका शीर्षक है टुवार्ड्स ए थियोरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, सम ऑब्जर्वेशंस। और दूसरी जो महत्वपूर्ण किताब है वो है प्रोफेसर आशुतोष कुमार के द्वारा एडिटेड है, 2011 में छपी रॉटलेस के द्वारा, जिसका शीर्षक है रीथिंकिंग स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, रीजन्स विद इन रीजन्स। इसका मोस्टली इंट्रोडक्शन आपके लिए ज़्यादा काम का है। इसके अलावा जो चैप्टर आप महत्वपूर्ण लगता है आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन जो है मैं आपको PDF में भी अवेलेबल करा दूँगा। अब जहाँ तक राज्यों की राजनीति की बात है तो भारत में उसके अध्ययन और उसके साथ साथ उसके थ्योरेटिकल विकास को हम 5 चरणों में बांट कर देख सकते हैं। सबसे पहला फेज 1950 से लेकर मध्य 1960 तक रहा। दूसरा फेज 1967 में हुए जो पॉलिटिकल चेंजेस रहे हैं भारत में, खास करके 1967 में, उससे लेकर के अर्ली 1970s तक रहा। थर्ड फेज़ अर्ली 1970s टू 1980s तक, और फोर्थ फेज़ 1980s के बाद शुरू होता है, और फिफ्थ फेज जो है जो करंट फेज चल रहा है, जिसमें हम काफ़ी न्यू ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। ये रफली सन 2005 के बाद से हम मान सकते हैं कि ये शुरू हुआ है। जहाँ तक फर्स्ट फेज़ की बात है, यह वो समय था 1950s टू 60s का जो फर्स्ट फेज है। ये भारत में राज्यों की राजनीति के बारे में अध्ययन की शुरुआत का समय था, जिसमें मुख्य रूप से एक फॉर्मल लीगल अप्रोच, जिसे हम औपचारिक वैधानिक दृष्टिकोण की बात कह सकते हैं, वो शुरू हुआ, जिसमें मुख्यतः कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा अध्ययन और जो राज्य की संस्थाएं हैं, जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव संस्थाएं हैं, उनके अध्ययन पे ज़्यादा जोर दिया गया। उनके थ्रू एक एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया। ये ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव था, वर्णनात्मक था, इसमें विश्लेषण नहीं था, ये केवल वर्णनात्मक था। तो कहीं ना कहीं एक और बात यह है, चूँकि ये फॉर्मल स्टडी थी, इसलिए इसमें कहीं ना कहीं
जो एक्चुअल फंक्शनिंग ऑफ स्टेट है वो देखने को हमें नहीं मिलता है, अर्थात एम्पिरिकल स्टडी नहीं था इसमें। लेकिन इस काल में मुख्य रूप से जो केरला में 1950 मिड टर्म इलेक्शन हुआ 1957 में, उसके बाद कहीं ना कहीं राज्यों की राजनीति के बारे में एक ज़्यादा समझ और उसके बारे में अध्ययन के बारे में ज़्यादा रुचि पैदा हुई। इस दौरान जो मुख्य किताब जो लिखी गई वो एस.बी. कोगेकर और आर. पार्क के द्वारा लिखी गई, जिन्होंने ये आर्ग्यू किया, जिन्होंने ये बताया कि स्टेट कहीं ना कहीं हमें एक पॉलिटिकल एनालिसिस का ज़्यादा बेटर लेवल दे सकते हैं भारत जैसे बड़े देश में, न कि सेंटर। यानी राज्य जो हैं वो एक ज़्यादा अच्छा लेवल ऑफ एनालिसिस है। इस दौरान मुख्यतः पॉलिटिकल फिनोमेनन जैसे कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमेटी का अध्ययन किया गया, जो रीजनल एस्पिरेशंस बढ़ रहे थे उनका अध्ययन किया गया। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि सारे अध्ययन जो है वो आइसोलेशन में हुए, अलगाव में हुए, इन्हें एक ब्रॉडर होल में, एक पर्सपेक्टिव में लेकर के अध्ययन नहीं किया गया। इसी समय रजनी कोठारी ने अपना महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क डेवलप किया, जिसे हम लोग वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम भी कहते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि ये वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम राज्यों पर लागू नहीं होता, ये सेंटर पे तो लागू होता है लेकिन राज्यों पर उस हद तक लागू नहीं होता। अब अगर हम सेकेंड फेज़ की तरफ जाएं तो ये 1967 से लेकर के अर्ली 1970s में तक रहा। और ये 1967 में जो पॉलिटिकल चेंजेस थे, जैसे कि कांग्रेस पार्टी में दरार हुई, कांग्रेस पार्टी का बिखराव हुआ, उससे यह समय शुरू होता है। और अब जाकर अध्ययन का जो थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव था वो थोड़ा चेंज हुआ। अब ये ज़्यादातर हिस्टोरिकल कंपैरेटिव अप्रोच के रूप में हम देख सकते हैं, अर्थात ऐतिहासिक और थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन भी हुआ। तुलनात्मक अध्ययन आने से कहीं ना कहीं इसकी वैज्ञानिकता थोड़ी बढ़ जाती है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण एक घटना जो है वो 1965 में एक सेमिनार का आयोजन किया गया था जयपुर यूनिवर्सिटी में, और प्रोफेसर इकबाल नारायण के द्वारा स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया के शीर्षक से ही इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसके बाद उन्होंने इस सेमिनार के जो पेपर्स थे, प्रिंटेड पेपर्स थे, उनको लेकर के उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसे स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया 1970 पब्लिश हुई। और इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट किताब पब्लिश हुई वो मायरोन वीनर की किताब थी, जो सेम इसी नाम से पब्लिश हुई थी, स्टेट पॉलिटिक्स इंडिया के नाम से पेश हुई थी। नरेन ने आर्ग्यूमेंट दिया, नरेन ने जो फ्रेमवर्क प्रेजेंट किया वो 3 डायमेंशनल अप्रोच उन्होंने यूज़ किया था अपनी इस किताब में, जिससे वो कॉन्टेक्चुअल, स्ट्रक्चरल और ऑपरेटिव कहते हैं। और इसके बाद उन्होंने पोलराइज्ड प्लूरलिज्म की अवधारणा का विकास किया। भारत में जो राज्यों की राजनीति है वो कहीं ना कहीं एक पोलराइज्ड प्लूरलिज्म के रूप में दिखाई देती है। लेकिन मायरोन वीनर ने जिस फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करके भारत में राज्यों के अध्ययन का प्रयास किया वो मुख्य रूप से जो डेवलपमेंटल अप्रोच, हमने पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच पढ़ा है, ग्रेजुएशन में भी हम पढ़ते हैं। उस पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच में जो 4 बातें कही गई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, पार्टिसिपेशन एंड टाइप ऑफ पार्टिसिपेटरी चेंज फ्रेमवर्क, इन चारों को लेकर के उन्होंने राज्यों का अध्ययन करने का प्रयास किया। सेकेंड फेज में अन्य महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसी समय रजनी कोठारी ने अपने डेवलपमेंटल मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन किया कि किस तरह से वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम में शिफ्ट हो रहा है, और स्टेट की पॉलिटिक्स भी जो है वो शिफ्ट का ही ऑनगोइंग जो एक ब्रॉडर पॉलिटिकल चेंज है भारत में उसका ही पार्ट है एक। कुछ एम्पिरिकल स्टडीज़ भी किए गए, और ये कोशिश किया गया कि रीजनल जो क्षेत्रीय राजनीति है उसको पेरीफेरी से, यानी जो राज्य हैं उनके थ्रू देखने का प्रयास किया जाए, प्रदेशों के द्वारा, प्रांतों के द्वारा देखने का प्रयास किया जाए। इससे महत्वपूर्ण CSDS नामक एक संस्था, सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ डेवलपमेंट सोसाइटी, जो न्यू दिल्ली में है, जिसकी स्थापना खुद रजनी कोठारी ने की थी। उसने 1967 के बाद के समय से वोटिंग बिहेवियर, जो लोग कैसे वोट देते हैं, क्यों वोट देते हैं किसी पार्टी को, उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, इसका भी अध्ययन शुरू किया। तो इसके अलावा जो एलिट क्लास है, हमारा पॉलिटिकल एलिट है, या उनका जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, उसका भी एक कंपैरेटिव अध्ययन का प्रयास किया गया। इसी समय आंद्रे बेत्ते और रजनी कोठारी ने कास्ट का राजनीति पे क्या असर रहा है, इसका भी अध्ययन करने का प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं जो सेकेंड फेज़ है वो काफ़ी फर्स्ट फेज़ से काफ़ी उभर कर आया, जहाँ बहुत सारे नए प्रयास किए गए, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी थी इस द्वितीय फेज़ की। जैसे कि अभी भी राज्य जो है वो एक ब्रॉडर सिस्टम का एक सब सिस्टम ही माना गया, एक लार्जर जो इंडियन सिस्टम है उसके सब सिस्टम के रूप में इसका अध्ययन किया गया। कोई इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल स्पेस जो है सो राज्यों को प्रदान नहीं किया गया। राज्यों में जो हैपनिंग्स हो रही हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, उसको एक इंडिपेंडेंट पहले रूप में नहीं देखा गया, बल्कि उसको एक ब्रॉडर सेंटर की राजनीति से ही प्रभावित माना गया।
तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप जब तक आइसोलेटेड स्टडी, फोकस्ड स्टडी नहीं करते हैं तो उसके बिना आप थियराइजेशन नहीं कर सकते हैं। तो एक जनरल थियरी जो स्टेट पॉलिटिक्स का है वो उभर कर अभी सामने नहीं आया, और ये मुख्यतः कहीं ना कहीं ये हिस्टोरिकल अप्रोच ज़्यादा रह गया, कम्परेटिव अप्रोच कम रह गया। तीसरा फेज जो 1970 से 80 के दशक तक चला, अर्ली 1970 से शुरू होकर 1980 के दशक तक चला, ये दशक काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसमें हमने एम्पिरिकल और क्वांटिटेटिव स्टडी पे जोड़ दिया। शिफ्ट जो है वो सेंटर से नेशनल पॉलिटिक्स सेट करके स्टेट पॉलिटिक्स की तरफ गया। इसके पीछे कारण भी था, क्योंकि 70-80 का दशक यह दशक है जब भारतीय राजनीति में काफ़ी चेंज आ रहा था और ज़्यादातर घटनाएं राज्यों में घट रही थी और सेंटर पर उसका असर पड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल स्पेस जो है वो राज्यों को मिला, उनको इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल स्पेस एक जगह मिली जहाँ से उन राजनीति का अध्ययन किया गया, और ख़ास करके जो स्टेट पॉलिटिक्स का अध्ययन है वो इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू किया गया। इलेक्टोरल प्रोसेसेस पे ज़्यादा वैल्यू दिया गया, ज़्यादा ध्यान दिया गया, और राइज ऑफ रीजनल पार्टीज़ जो है, रीजनल पार्टी का फेडरल सिस्टम पे क्या असर पड़ा, इसको हमने देखने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त जो राज्यों में लीडरशिप है, कास्ट और पॉलिटिक्स के बीच जो रिलेशन है, कास्ट क्लास पावर, और इसका रूरल और अर्बन पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ रहा है, यह भी इसको इस दौर में देखने का, अध्ययन करने का प्रयास किया गया। अब यह स्टडी महत्वपूर्ण यह है कि यह आइसोलेशन में नहीं था, कहीं ना कहीं अब इसमें कनेक्टिविटी हमें दिख रहा है, जैसे कास्ट है और पॉलिटिक्स के बीच इंटरेक्शन, कास्ट क्लास पावर, उसका अर्बन और रूरल एरियाज़ में प्रभाव, तो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। थर्ड फेज में जो सबसे महत्वपूर्ण किताब छपी वो थी बलदेव राज नायर की माइनॉरिटी पॉलिटिक्स इन पंजाब। इसके अलावा हार्डग्रेव ने अपनी किताब द्रविडियन मूवमेंट पर आधारित कर लिखी, द्रविडियन मूवमेंट, जो कि साउथ में तमिलनाडु में चला, एक अलग राज्य बनाने की मांग थी। इन दोनों ही अध्ययन ने यह प्रयास किया कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है, जो फेडरल रिलेशनशिप में है, यूनियन स्टेट के बीच में, राज्य और केंद्र के बीच में जो तनाव का या फिर जिसे आप कहते हैं कि खींचतान का जो का रिलेशनशिप है, उसको उन्होंने महत्वपूर्ण माना, उस पर एम्फेसाइज किया। लेकिन हम ये कहें कि कोई ख़ास डोमिनेंट मेथड इस फेज में रहा तो शायद ऐसा नहीं था, लोगों ने अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल किया। तो कहीं ना कहीं यहाँ प्लुरैलिटी ऑफ अप्रोचेस देखने का हमें देखने को मिलता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि बावजूद इसके कहीं ना कहीं जो एक गैप है, एक पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन यानी एक केस स्टडी और उस केस स्टडी पे आधारित एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जो विकसित होता है, उस दोनों के बीच एक गैप अभी भी बना रहा। अर्थात एक केस स्टडी के आधार पे राज्यों की राजनीति से संबंधित थियोरेटिकल जो फ्रेमवर्क था वो डेवलप नहीं हो पाया। इसके लिए ज़रूरी है कि आप केस स्टडीज़ करें, अर्थात एक वर्टिकल स्टडी, और फिर एक कंपैरेटिव स्टडी करें। जैसे कि एक ही पहलू को लेकर के आप 2 अलग अलग राज्यों या 3 अलग राज्यों का अध्ययन करें। यानी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्टडी जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस थियराइजेशन, एक थियरी बनाने, साइंटिफिक थियरी को प्रदान करने में ज़्यादा सक्षम हो पाते हैं। तो यहाँ केस स्टडीज़ तो हुए, राज्यों के पार्टिकुलर स्टडी हुए, लेकिन वो क्रॉस स्टेट स्टडी नहीं था, जिससे कि कोई थियरी उभर कर आने की संभावना बहुत कम थी। फोर्थ फेज जो है 1980 के दशक में शुरू हुआ, से हम मान सकते हैं शुरू हुआ। यहाँ एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ कि अब इंटर स्टेट कंपैरेटिव अप्रोच अपनाना शुरू किया गया। अर्थात कहीं ना कहीं हम राज्यों के अध्ययन के संबंध में ज़्यादा वैज्ञानिकता की तरफ बढ़ने का हमने प्रयास किया। इस दौर में सबसे महत्वपूर्ण जो एक जो स्टडी रही वो प्रोफेसर अतुल कोहली की रही, जिन्होंने ये कोशिश किया कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका में जो एंटी पॉवर्टी, गरीबी को ख़त्म करने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं, उनका कितना अच्छा से, उसे कितने अच्छे से लागू किया जा रहा है, कितना अच्छा प्रयास किया गया है इसके लिए। इस संबंध में बताया कि जो पश्चिम बंगाल में खास करके सबसे अधिक सफलता मिली, इसके पीछे वहाँ लेफ्ट पार्टीज़ की सरकारों का रहना रहा। वही दूसरी तरफ जो मिनिमम सक्सेस रहा वो जनता पार्टी द्वारा शासित उत्तर प्रदेश में रहा, जबकि कर्नाटका ने एक मॉडरेट या कहें मिडिल डेवलपमेंट देखा इस मामले में, जहाँ पे कांग्रेस लेड देवराज उर्स के द्वारा नेतृत्व प्रदान की गई कांग्रेस की सरकार थी। अर्थात उन्होंने 3 राज्यों में एक खास पॉलिसी से रिलेटेड स्टडी की, क्रॉस स्टेट स्टडी की। अर्थात ये कहीं ना कहीं एक इंटर स्टेट कॉम्पिटिटिव अप्रोच था, जिससे कहीं ना कहीं ये एक ज़्यादा साइंटिफिक स्टडी है। इसी काल में जेनकिंस ने 2004 में 2 स्टेट कॉम्पिटिटिव मेथड को इस्तेमाल किया। उन्होंने 2 राज्यों का अध्ययन किया, कुछ 4 चरों के आधार पर, 4 विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग, इसके लिए उन्होंने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, गुजरात के भी अध्ययन किया।
सबल्टर्न पॉलिटिसाइजेशन अर्थात निम्न वर्ग का कितना ज़्यादा राजनीतिकरण होता है, इस संबंध में उन्होंने बिहार और उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को लेकर अध्ययन किया। सिविक इंगेजमेंट यानी जनता जो है कितना ज़्यादा पॉलिटिकल प्रोसेस में इंगेज हो रही है, कितना ज़्यादा उसको समझती है, उसमें अपने को शामिल करती है। सुधार पर उन्होंने केरला और उत्तर प्रदेश का अध्ययन किया, केरला और उत्तर प्रदेश का एक कंपैरेटिव अध्ययन किया। पॉलिटिकल लीडरशिप के इश्यू पर उन्होंने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में अध्ययन करने का प्रयास किया। फिफ्थ फेज जो है, जिससे हम कह सकते हैं ये मोर और लेस 2005 के बाद से ऐसे स्टडी और ऐसे विचार आने शुरू हो गए थे कि हमें राज्यों की राजनीति, राज्यों के अंदर राजनीति जो है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इसे हम न्यू ट्रेंड्स कह सकते हैं, जो आज भी प्रिवेलेंट है और ज़्यादातर जो राजनीति विज्ञानी, समाज विज्ञानी हैं, इस अध्ययन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम कह सकते हैं ये कहीं ना कहीं स्टडी ऑफ रीजन्स विद इन रीजन्स था, अर्थात क्षेत्रों के अंदर क्षेत्रीय अध्ययन। इसे हम इंट्रा स्टेट, स्टेट के अंदर इंट्रा स्टेट रीजनल कंपैरेटिव मेथड भी कह सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल चूँकि हम बिहार राज्य की बात कर रहे हैं तो बिहार की राजनीति संबंधी भी बात कर लेते हैं। बिहार के अंदर भी कुछ ऐसे कल्चरल प्रांत हैं, कल्चरल कॉन्ग्लोमरेशन कम्युनिटी है, जो अपनी अलग राज्यों की मांग की मांग को आज भी जारी रखे हुए, जैसे कि मिथिलांचल है या फिर भोजपुर प्रदेश है, बिहार यूपी के कुछ राज्यों को, कुछ क्षेत्रों को मिला करके वो भी अपने एक कल्चरल ऑटोनॉमी के लिए, कल्चरल एसर्शन के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। इससे पहले बिहार से झारखंड का अलग होना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का अलग होना और मध्य प्रदेश का से छत्तीसगढ़ का अलग होना, कहीं ना कहीं ये राज्यों के अंदर राजनीति की बात थी। तो राज्यों के अंदर इंट्रा स्टेट कंपैरेटिव पैटर्न, जैसे कि हम ये कहें कि आखिर झारखंड और छत्तीसगढ़ का अलग होना कहीं ना कहीं एक ट्राइबल राज्य की मांग थी, और यहाँ पे ये कल्चर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ये था कि इन राज्यों में जो ट्राइबल्स इलाके हैं इनका डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुआ था, बावजूद इसके कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का इलाका, बिहार में झारखंड का इलाका जो है वहाँ से ज़्यादातर मिनरल्स आते हैं, औद्योगिक कारखाने वहाँ हैं, लेकिन फिर भी जो कम्युनिटी यहाँ निवास करती है, ट्राइबल कम्युनिटी निवास करती है, उनका विकास ज़्यादा नहीं हो पाया और अतः यहाँ अलग राज्य बनाने की मांग हुई। अतः राज्य रीजन विद इन रीजन्स बट अक्रॉस स्टेट स्टडी ऑल्सो हियर। इस समय सबसे महत्वपूर्ण जो किताब छपी, जैसे मैंने पहले ही बताया, आशुतोष कुमार, प्रोफेसर आशुतोष कुमार द्वारा एडिटेड 2011 में किताब छपी, जिसका शीर्षक था रीथिंकिंग स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, रीजन विद इन रीजन्स। तो ये हमारी पूरे 5 फेज में राज्यों की राजनीति के संबंध में बात। आप इससे संबंधित अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो या डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं i_abhi@hotmail.com पर, या फिर आप इसके कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं। मैंने प्रयास किया है पिछले अनुभव से सीखने का, पिछले वीडियो लेक्चर के अनुभव से सीखने का, इसमें कुछ सुधार करने का। आशा है आपको पसंद आएगा और आपकी समझ ज़्यादा विकसित होगी। पिछले वीडियो जो था वो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर के लिए था, तो उसको कुछ लोगों ने देखा भी है और उसमें कुछ कमेंट्स भी किए हैं और क्वेश्चंस भी पूछे हैं। तो उन क्वेश्चंस को मैं जो अगले BA ऑनर्स पेपर के लिए अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें उसका उत्तर करूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।